हजारों साल पहले की दुनिया सोचिए। कई जगह लोग शायद कच्चे घरों में रह रहे थे, है ना? जी। पर उसी वक्त यहीं भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी कमाल की। पक्की ईंटों के घर, चौड़ी सड़कें और पानी निकालने का ऐसा इंतजाम कि आज भी लोग हैरान हैं। हाँ बिल्कुल, ये थी हड़प्पा सभ्यता। और उनकी जो शहरी योजना थी, जो वास्तुकला थी, वो अपने जमाने से कहीं कहीं आगे थी। मतलब उनकी इंजीनियरिंग और समाज को समझने की जो सोच थी वो वाकई गहरी थी। तो आज हम इसी कह सकते हैं अद्भुत शहरी दुनिया में थोड़ा झांकेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ अंश हैं हड़प्पा नगर नियोजन, वास्तुकला और स्थल के बारे में, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये शहर कैसे बसे थे, उनकी खास इमारतें कौन सी थी, और जो मुख्य शहर मिले हैं वो हमें क्या बताते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि शहर दिखते कैसे थे, बल्कि ये समझना है कि उनकी बनावट, उनकी जो इंजीनियरिंग है, वो हमें उस समाज के बारे में क्या सिखाती है, क्या चीजें हैं जो इस सभ्यता को इतना खास बनाती हैं। सही कहा। तो चलिए इस प्राचीन शहरी करिश्मे की परतें खोलते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग। कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे असरदार चीज है। हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हड़प्पा के शहरों की जो प्लान्ड बसावट है वही उनकी पहचान है। और सबसे खास बात थी उनका ग्रिड पैटर्न, जिसे जाल विन्यास भी कहते हैं। मतलब शहर एक तयशुदा नक्शे पर एक जाल की तरह बसाए गए थे। ग्रिड पैटर्न मतलब जैसे आजकल के कुछ प्लान्ड शहरों में होता है कि सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब समकोण पर काटती हुई। बिल्कुल, एकदम सही। मुख्य सड़कें सीधी और काफी चौड़ी होती थी। कुछ जगहों पर तो अंदाजा है कि लगभग 30 फीट तक चौड़ी, और हाँ, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे पूरा शहर जैसे आयताकार ब्लॉक में बट जाता था। घर इन्हीं सड़कों के किनारे बनते थे। और ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता था, इससे ट्रैफिक और पूरी व्यवस्था चलाना आसान होता था। 30 फीट चौड़ी सड़क, वो भी आज से लगभग क्या कहेंगे 4,500 साल पहले। ये सोचना ही कमाल है। पर क्या ये प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक थी या और भी कुछ था? जैसे उनकी पानी निकासी व्यवस्था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसकी बड़ी तारीफ होती है। बिल्कुल, और वो भी उतनी ही प्रभावशाली थी। ये उनकी इंजीनियरिंग स्किल का एक और बढ़िया नमूना है। ऐसा नहीं था कि बस घर का पानी सड़क पर बह रहा है, नहीं। तो फिर कैसा इंतजाम था? देखिए, हर घर की नाली, चाहे वो बाथरूम की हो, आंगन की हो, वो सड़क के नीचे बनी हुई मेन अंडरग्राउंड नाली से जुड़ी होती थी। अच्छा, हर घर? हाँ, लगभग हर घर। ये एक पूरे शहर में फैला हुआ कनेक्टेड नेटवर्क था, यानी एक इंटीग्रेटेड सिटी वाइड सिस्टम। कमाल है। हाँ, और ये नालियां कच्ची मिट्टी की नहीं थी, इन्हें पक्की पकाई हुई ईंटों से बनाया गया था, और ज्यादातर जगहों पर उन्हें ऊपर से ईंटों या पत्थर की पट्टियों से ढका भी गया था। अच्छा, ढका भी जाता था। इससे तो फिर गंदगी, बीमारियां वगैरह कम फैलती होंगी। बिल्कुल, यही मकसद रहा होगा। और सफाई का भी इंतजाम था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन नालियों में जैसे गड्ढे या चेम्बर जैसे बने होते थे, शायद मैनहोल की तरह, जिन्हें खोलकर सफाई की जा सकती थी। तो ये सब दिखाता है कि हड़प्पा के लोग साफ सफाई और सेहत को कितनी अहमियत देते थे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये उनके ऑर्गेनाइज्ड होने का सबूत है। सही कहा। इतनी सफाई पर ध्यान देना उस युग में तो वाकई असाधारण है। अच्छा, अब जरा उनके घरों और आर्किटेक्चर पर आते हैं। हमने सुना कि घर पक्की ईंटों के बनते थे। हाँ, और ये भी एक बहुत जरूरी बात है। दुनिया में उस वक्त कई और सभ्यताएं थी जो ज्यादातर कच्ची ईंटें या मिट्टी गारे का इस्तेमाल करती थी, पर हड़प्पा के लोग बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। पक्की ईंटें मतलब आग में पकाई हुई? जी हाँ, आग में पकाई हुई। इससे वो मजबूत और टिकाऊ बनती थी। ये न सिर्फ उनकी बिल्डिंग क्वालिटी दिखाता है, बल्कि ये भी कि उनके पास ईंटें पकाने की तकनीक थी और उसके लिए लकड़ी या जो भी ईंधन चाहिए था वो मौजूद था। और घरों की बनावट कैसी होती थी? क्या सब एक जैसे होते थे या अलग अलग तरह के? देखिए, साइज तो अलग अलग होते थे। छोटे घर भी थे, बड़े भी, लेकिन एक कॉमन स्ट्रक्चर, एक ढांचा जरूर दिखता है। ज्यादातर घर 1 या 2 मंजिला होते थे। अच्छा, 2 मंजिला भी? हाँ, कुछ बड़े घर 2 मंजिला भी थे, और लगभग हर घर में बीच में एक खुला आंगन होता था।
और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। इसके अलावा लगभग हर घर में एक अलग रसोई की जगह होती थी और पानी के लिए अपना एक कुआं भी। आंगन, कमरे, रसोई और पानी का अपना इंतजाम, मतलब घर अपने आप में एक पूरी यूनिट की तरह लगते हैं। एक और बात जो मैंने पढ़ी वो थोड़ी अजीब लगी कि घरों के दरवाजे मेन सड़क पर नहीं खुलते थे। हाँ, ये एक दिलचस्प चीज है। ज्यादातर घरों के जो मेन गेट थे वो चौड़ी मेन रोड की तरफ न खुलकर पीछे की या साइड की पतली गलियों में खुलते थे। ऐसा क्यों? कोई अंदाजा है? कई कारण सोचे जा सकते हैं। शायद प्राइवेसी के लिए, घर के अंदर की निजता बनी रहे, या फिर मेन सड़कों को धूल, मिट्टी, शोर और ट्रैफिक से बचाने के लिए। ये उनकी सामाजिक सोच को भी दिखाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब कुछ खास और बड़ी इमारतों की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, द ग्रेट बाथ, उसका जिक्र तो हर जगह होता है। हाँ, वो तो है ही। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार उस शहर की और शायद पूरी सभ्यता की ही एक आइकॉनिक इमारत है। ये पक्की ईंटों से बना एक बड़ा रेक्टेंगुलर तालाब जैसा है, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। काफी बड़ा है। हाँ, और इसकी बनावट कमाल की है। पानी लीक ना हो, इसके लिए ईंटों को जोड़ने में जिप्सम के गारे का इस्तेमाल हुआ है और दीवारों पर बिटुमिन, मतलब जो नेचुरल टार होता है, उसका लेप भी लगाया गया था। वाटरप्रूफिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? क्या ये आम स्विमिंग पूल जैसा था? शायद नहीं। इसका साइज, इसकी बनावट और इसके चारों तरफ जो गलियारे और छोटे छोटे कमरे बने हैं, उन्हें देखकर ज्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये शायद धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होता होगा। जैसे कोई खास मौका हो, कोई त्योहार हो, तब सामूहिक स्नान के लिए। ये सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि एक जरूरी कम्युनिटी स्पेस रहा होगा। दिलचस्प, धार्मिक महत्व हो सकता है। अच्छा, स्नानागार के साथ साथ एक और चीज का जिक्र आता है, अन्न भंडार, ग्रेनरीज। रखने के लिए अलग अलग ब्लॉक या खाने बने होते थे। इनकी नींव ऊंची बनाई जाती थी, शायद नमी और बाढ़ से बचाने के लिए, और हवा आने जाने का भी इंतजाम होता था ताकि अनाज खराब ना हो। इतने बड़े अन्न भंडार, इनका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये कई चीजों की तरफ इशारा करते हैं। पहला तो ये कि खेती काफी अच्छी होती थी, सरप्लस अनाज पैदा होता था, जरूरत से ज्यादा। दूसरा, इतने बड़े पैमाने पर अनाज को स्टोर करना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का सबूत है। हो सकता है ये टैक्स के रूप में जमा किया गया अनाज हो जो कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती हो, या फिर इसे अकाल जैसी इमरजेंसी के लिए या व्यापार के लिए रखा जाता हो। ये उस समाज की संगठित ताकत और उनकी प्लानिंग वाली इकोनॉमी को दिखाता है। और शहरों की बसावट में अक्सर एक और बंटवारा सा दिखता है, एक ऊंचा हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ये क्या था? हाँ, कई हड़प्पा शहरों में, खासकर बड़े शहरों में, ये डिवीजन साफ दिखता है। एक हिस्सा जो आमतौर पर पश्चिम दिशा में होता था, वो ऊंची जमीन पर या एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म, मतलब चबूतरे पर बनाया जाता था। इसे किला या गढ़ी, सिटिडेल कहा गया है। ये एरिया में थोड़ा छोटा होता था। और इस किले वाले हिस्से में थोड़ा छोटा होता था। और इस किले वाले हिस्से में क्या होता था? ऐसा माना जाता है कि इस ऊंचे हिस्से में जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक इमारतें या फिर धार्मिक जगह होती थी, जैसे विशाल स्नानागार और अन्न भंडार। ये अक्सर इसी ऊंचे वाले हिस्से में मिले हैं। शायद यहाँ रूलिंग क्लास, मतलब शासक वर्ग या पुजारी या एडमिनिस्ट्रेटर रहते होंगे। इसकी किलेबंदी भी होती थी, मतलब दीवारें बनी होती थी सुरक्षा के लिए। और दूसरा हिस्सा जो निचला शहर कहलाता है? हाँ, वो आमतौर पर पूर्व में होता था। ये ज्यादा बड़ा एरिया होता था और जमीन भी उतनी ऊंची नहीं होती थी। इसे निचला शहर कहते हैं। यहाँ आम लोगों के घर, दुकानें, बाजार, कारीगरों के वर्कशॉप्स वगैरह होते थे। और ये हिस्सा भी उसी ग्रिड पैटर्न पर बसा होता था जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अच्छा, तो ये जो डिवीजन है, ऊंचा किला और निचला शहर, ये समाज में किसी न किसी तरह के सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर, मतलब ऊंच नीच या वर्गीकरण का संकेत देता है। तो मतलब शहर सिर्फ बसे हुए नहीं थे, बल्कि सोच समझकर विभाजित और स्ट्रक्चर्ड भी थे। कमाल है। अब जरा कुछ खास जगहों पर आते हैं जहां से हमें ये सारी जानकारी मिली है। कई शहरों का जिक्र है। शुरुआत हड़प्पा शहर से ही करते हैं, जिसके नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ा। हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है, रावी नदी के पास।
ये सबसे पहले खोले गए शहरों में से एक था। यहाँ जो जरूरी चीजें मिली हैं उनमें 6 अन्न भंडारों की 2 कतारें हैं जो एक बड़े चबूतरे पर बनी थी। अच्छा, 6 अन्न भंडार एक साथ। हाँ, इसके अलावा यहाँ कारीगरों के रहने की जगह और कुछ कब्रिस्तान भी मिले हैं। कुछ कंकालों को देखकर कुछ विद्वान अंदाजा लगाते हैं कि शायद कोई हमला हुआ हो या कोई महामारी फैली हो, पर इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है। और मोहनजोदड़ो, जिसका जिक्र बार बार आता है, विशाल स्नानागार तो है ही, उसके अलावा वहाँ और क्या खास मिला है? मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में मतलब होता है मुर्दों का टीला, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे था। विशाल स्नानागार और अन्य भंडार के अलावा यहाँ से जो सबसे मशहूर चीज मिली है वो है कांसे की बनी एक छोटी सी नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। वो उस जमाने की मेटल कास्टिंग मतलब धातु ढलाई की कला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा यहाँ से पशुपति मोहर जैसी मशहूर मोहरें मिली हैं, एक असेंबली हॉल जैसी इमारत मिली है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी शहर था। अब जरा भारत की तरफ आते हैं। गुजरात में धोलावीरा का नाम काफी सुनने में आता है। हाँ, गुजरात के कच्छ के रण में है धोलावीरा और ये अपनी कुछ अनोखी बातों के लिए जाना जाता है। पहली चीज तो है यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, पानी बचाने और जमा करने का कमाल का इंतजाम। पानी का इंतजाम कैसे? शहर के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब या जलाशय बनाए गए थे जिनमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। सोचिए, कच्छ जैसा सूखा इलाका, वहाँ पानी कितना कीमती रहा होगा। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक और सबूत है। और दूसरी खास बात? दूसरी खास बात है यहाँ से मिला एक बड़ा सा साइन बोर्ड। उस पर हड़प्पा लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। ये शायद दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड कहा जा सकता है। कमाल है, साइन बोर्ड भी। अच्छा, गुजरात में एक और जगह है लोथल। उसका नाम व्यापार से बहुत जुड़ता है। बंदरगांव वाला शहर और ट्रेड सेंटर माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खोज है एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जिसे जहाजों के रुकने की जगह यानी गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड माना जाता है। डॉकयार्ड मतलब समुद्री व्यापार पक्का होता था। हाँ, ये समुद्री व्यापार का एकदम साफ सबूत है। माना जाता है कि लोथल का व्यापार फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया तक होता था। इस डॉकयार्ड के अलावा व्यापार से जुड़ी कोई और चीज मिली है क्या लोथल में? हाँ, लोथल से मनके बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री भी मिली है, वर्कशॉप कह सकते हैं, जहाँ कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से सुंदर मोती या मनके बनाए जाते थे। वहाँ से तैयार मनके भी मिले हैं और आधे बने हुए भी। इसके अलावा वहाँ से फारस की खाड़ी की मोहरें भी मिली हैं, जो बाहरी व्यापार की बात को और पक्का करती हैं। एक और बात, लोथल में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ये शायद कुछ अलग सामाजिक रीति रिवाजों की तरफ इशारा करता है। हाँ, अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। राजस्थान में कालीबंगन का नाम आता है। कालीबंगन, जिसका मतलब है काली चूड़ियां, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी की चूड़ियां बहुत मिली है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के सूखे किनारे पर है। यहाँ की सबसे जरूरी खोज है जुते हुए खेत का निशान। जुते हुए खेत? हाँ, और ये हड़प्पा काल से भी पहले का है, प्री हड़प्पन दौर का। ये दुनिया में खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ किले वाले हिस्से में और निचले शहर में भी कई अग्निवेदियां मिली हैं, मतलब हवन कुंड जैसे स्ट्रक्चर। अग्निवेदियां? तो क्या वो लोग यज्ञ वगैरह करते थे? ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। ये शायद किसी तरह के अग्नि पूजन या धार्मिक रस्मों का संकेत देती हैं। दिलचस्प। अच्छा, और हरियाणा में भी कुछ जरूरी जगह मिली है? हाँ, हरियाणा में बनावली है, फतेहाबाद जिले में। वहाँ से अच्छी क्वालिटी के जौ, सरसों और तिल के दाने मिले हैं। वहाँ के मकानों में भी वही आंगन और कमरों वाला पैटर्न दिखता है। और फिर है राखी गढ़ी, जो आजकल बहुत चर्चा में है। राखी गढ़ी, उसके बारे में क्या खास बात पता चली है? राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है और हाल की जो खुदाई और रिसर्च हुई है उसके बाद अब इसे हड़प्पा सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जा रहा है। सबसे बड़ा?
मोहनजोदड़ो से भी बड़ा। कुछ अनुमान यही कहते हैं कि इसका कुल एरिया शायद मोहनजोदड़ो से भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ भी किला और निचला शहर दोनों के सबूत मिले हैं। सड़कें, नालियाँ, कब्रिस्तान, बहुत तरह की चीजें मिली हैं। यहाँ अभी भी काम चल रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में इससे हमें सभ्यता के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर एक साथ देखें, ग्रिड पैटर्न वाले शहर, ढकी हुई अंडरग्राउंड नालियां, स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटों से बने 1 या 2 मंजिला घर, पब्लिक इस्तेमाल के लिए विशाल स्नानागार, अनाज जमा करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन, समुद्री व्यापार के लिए डॉकयार्ड, खेती के इतने पुराने सबूत, पानी बचाने की बेहतरीन तकनीक, और ये सब एक ही सभ्यता का हिस्सा था आज से हजारों साल पहले। ये सोचना ही मतलब अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, लोथल का डॉकयार्ड, कालीबंगन का जुता हुआ खेत, धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट और राखीगढ़ी का इतना बड़ा होना, ये सब मिलकर इस सभ्यता की शान, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और वो कितने बड़े इलाके में फैली थी, ये सब दिखाते हैं। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई एडवांस्ड कल्चर की कहानी है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ कुछ मिट्टी के घरों और सीधी सादी जिंदगी वाली नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी विकसित शहरी सभ्यता थी, जिसमें प्लानिंग, इंजीनियरिंग, कम्युनिटी लाइफ और साफ सफाई जैसे पहलुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। हाँ, उनकी प्लान करने की काबिलियत, फिर उसे जमीन पर उतारने का हुनर और समाज की जरूरतों को सबसे ऊपर रखने का जो नजरिया था, वो वाकई में असाधारण था। ये शहर उस समाज की संगठित शक्ति और उनकी समझदारी का सबूत है। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि उस पुराने समाज में आखिर वो कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी, कौन से नियम थे, या कौन सी ऐसी कलेक्टिव विल पावर, मतलब सामूहिक इच्छा शक्ति थी, जिसने इतने बड़े पैमाने पर इतनी एक्यूरेसी और एक रूपता के साथ शहरों को प्लान करना और इतनी बड़ी पब्लिक फैसिलिटीज जैसे नालियां, अन्न भंडार, स्नानागार बनाना और उन्हें मेंटेन करना मुमकिन किया। बिल्कुल, इससे ये सवाल उठता है कि इस सब के पीछे किस तरह का कोऑर्डिनेशन था, कैसा लीडरशिप था और कैसी दूर की सोच काम कर रही थी। ये सवाल हमें सिर्फ ईंटों और इमारतों से आगे ले जाता है। ये हमें उस प्राचीन समाज के ढांचे, उनके आपसी तालमेल और दुनिया को देखने के उनके नजरिए के बारे में और ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।